हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। और मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। इनका जितना भी जीवन काल था, जीवन काल में इन्होंने क्या क्या किया, कौन कौन से कार्य जो है इन्होंने देश के लिए, कौन कौन से इनके सराहनीय कार्य थे और कौन कौन सी इनकी आलोचनाएं थी जो लोगों के द्वारा आज की जाती हैं, वो सभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे महान शख्सियत की जिन्होंने देश को आज़ाद करवाने में अहम भूमिका निभाई है। तो अगर इस चैप्टर को हम लोग बात करेंगे तो किसी भी एग्ज़ाम में और एग्ज़ाम से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हम लोगों को जानने की ज़रूरत है कि हमारे देश के महापुरुषों ने हमारे लिए क्या किया। ठीक है गाइस, तो आज हम लोग उसी शख्सियत की बात करेंगे जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे और सबसे ज़्यादा समय तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले वो प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु जो है वो एक ऐसी दुखद दुर्घटना, एक ऐसी दुखद बात से हो जाती है जिसका अंदाज़ा आप लोग इसके पूरे वीडियो देखने मात्र से ही लगा सकते हैं। आप जब तृतीय पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। पंचशील समझौता होने के बावजूद भी उस दुख को ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है, यही सोच के कि हमने पंचशील समझौते किए थे और उन समझौतों का चीन ने दुरुपयोग किया। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज एक महान शख्सियत के, महान व्यक्तित्व के बारे में। हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट, हर एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म के बारे में। तो आप लोगों को पता है कि इनका जन्म जो है 14 नवंबर को हुआ था और सन था 1889। 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म जो है वो इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। एक बात मैं आपको यहाँ से बताते चलूँ कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इनके पिता का नाम था मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू। और ये जो थे ये कश्मीरी पंडित थे। ठीक है, ये कश्मीरी पंडित थे और ये एक भारत के जाने माने वकील थे। इनसे बड़ा वकील उस समय कोई नहीं था। तो जब इनको वकालत का कार्य करना था तो ये कश्मीर को छोड़ करके भारत के संयुक्त प्रांत में बस जाते हैं। ठीक है, भारत के संयुक्त प्रांत में बस जाते हैं और वो संयुक्त प्रांत जो है आज उसको उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। जब ये मोतीलाल नेहरू जी बसते हैं कहाँ पर? संयुक्त प्रांत में, तभी इनके बेटे का जन्म होता है 14 नवंबर 1889 को और उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके जन्म दिवस को हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। इसीलिए आप लोगों ने सोचा होगा कि 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि बच्चे इन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। बच्चे इन्हें प्यार से क्या कहते थे? चाचा नेहरू कहते थे। और इनका जन्म जो है वो 14 नवंबर को होता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, वो सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म दिवस पर। और ये किसके जन्म दिवस पर? तो ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर। अब आगे की बात हम लोग करेंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम जो था वो मोतीलाल नेहरू था, जो एक कश्मीरी पंडित थे। बाद में ये इलाहाबाद में बस आते हैं क्योंकि एक वकील थे और वकील होने के नाते इन्होंने अपना जो पूरा का पूरा सिस्टम था वो सारा का सारा संयुक्त प्रांत में बसा लिया, क्योंकि इलाहाबाद में संयुक्त प्रांत का जो तुम्हारा हाई कोर्ट है वहीं पर ये अपनी वकालत करने लगे। मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील है, जैसे मैंने आपको बता दिया। मोतीलाल नेहरू के पिता, जो मोतीलाल नेहरू के पिता थे यानी कि जवाहरलाल नेहरू के बाबा, वो दिल्ली के कोतवाल थे। अब समझना, जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील थे, भारत के सबसे बड़े वकील। और मोतीलाल नेहरू के पिता जो दिल्ली के कोतवाल थे, इसलिए इनका परिवार जो था वो पैसे से पूरी तरह से संपन्न था। ठीक है, पैसे से पूरी तरह से इनका परिवार जो था संपन्न था, इसलिए इनको दिक्कत नहीं हुई कभी कुछ। ये राजा की तरह जीवन व्यतीत करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू।
जवाहरलाल नेहरू की माता का नाम जो था वो स्वरूपनी देवी था, जो तुम्हारी मोतीलाल नेहरू की क्या हो जाएंगी, पत्नी हो जाएंगी, स्वरूपनी देवी। ठीक है, मोतीलाल नेहरू की पत्नी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये मम्मी। अच्छा, आगे की बात हम लोग करेंगे कि अच्छा इसके बाद क्या हुआ कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा थी, यानी कि जो आरंभिक शिक्षा थी, वो इनके घर पर ही हुई थी, क्योंकि ये इतने पैसे वाले व्यक्ति थे कि ये जाने कितने टीचरों को अपने घर में बुला के पढ़वाते थे। बड़े बड़े अंग्रेज टीचर जो थे वो इनके घर में पढ़ाने आते थे, यानी कि घर में ट्यूशन देने बड़े बड़े अंग्रेज अफसर जो थे वो इनको घर में शिक्षा देने आते थे, क्योंकि ये एक संपन्न परिवार के थे, बहुत ही पैसे वाले व्यक्ति थे। इसके बाद हायर एजुकेशन यानी कि हाई स्कूल से ऊपर के लिए ये हैरो स्कूल में भर्ती हुए, जो इंग्लैंड में स्थित है। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए यानी कि ग्रेजुएशन के बाद की शिक्षा के लिए ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है। यहाँ पर भारत के 1-2 ही लोगों का हर साल एडमिशन हो पाता है। कभी कभी तो किसी किसी साल में तो भारत के बच्चों का इसमें नाम ही नहीं आता, इतना बड़ा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है। राहुल गांधी जो भारत के, जिनको लोग मजाक में उड़ाते हैं, वो भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। अच्छा, 1912 में जवाहरलाल नेहरू कहाँ आते हैं, भारत आते हैं। इनकी शिक्षा पूरी हो जाती है और इसके बाद ये 1912 में जवाहरलाल नेहरू भारत आ जाते हैं। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद एक वकील थे, लेकिन इनकी वकालत इतनी चल नहीं पाती है जितनी इनके पिता की वकालत चल रही थी। जब इनकी वकालत नहीं चलती है तो ये राजनीति में कूद पड़ते हैं। और उस समय आपको पता है कि उस समय भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। इसके बाद अगर बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ना जाने कितनी बार कितने एग्जाम में पूछा गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का नाम बताइए, तो आप उसको बता सकते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। इसके बाद क्या करें, 1916 में ये पहली बार महात्मा गांधी से मिलते हैं। 1916 में पहली बार महात्मा गांधी से मिलते हैं और 1916 में ही ये राजनीति में पहली बार कूद पड़ते हैं। कब, जब होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। होम रूल लीग की स्थापना की गई थी और होम रूल लीग का पहला कॉन्फ्रेंस चल रहा था और उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पार्टिसिपेट किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किसी भी राजनीति सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया गया पहला सम्मेलन था ये। अब मैं अगर बात करूं कि होम रूल लीग की जो शुरुआत है, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1916 में ही इसकी स्थापना होती है। इसकी 1916 में ही स्थापना होती है। कौन कौन करता है, तो एनी बेसेंट और तुम्हारे कौन करेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1919 में जो रॉलेट एक्ट आता है, 1919 में रॉलेट एक्ट आया और रॉलेट एक्ट के तुरंत बाद 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में आपको पता है कि जनरल डायर ने निहत्थे, अमृतसर के एक बाग था जिसका नाम था जलियांवाला बाग, वहां पर निहत्थे लोग बैशाख पूर्णिमा के दिन एकत्रित हुए थे और उन पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया जाता है। ना जाने कितने हजार लोगों की मृत्यु हो जाती है इसमें। और इसके बाद 1920-21 में जवाहरलाल नेहरू जो था पूरी तरह से इस आंदोलन में क्या हो गए, असहयोग आंदोलन में पूरी तरह से क्या हो गए थे, जुड़ गए थे। यानी कि पहले तो रॉलेट एक्ट 1919 में आया, फिर इसके बाद 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 1920-21 में जब असहयोग आंदोलन पूरे भारत में चलाया जा रहा था, तभी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो आंदोलनों में पहली बार शामिल हुए थे। अभी मैंने कहा था होम रूल लीग जो था वो राजनीति में वहां से प्रवेश किया था, लेकिन किसी भी राजनीतिक आंदोलन में पहली बार भाग लेंगे 1920-21 में, जब महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को चलाया जाएगा। और ये महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, जिसकी शुरुआत 1920 में महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। अच्छा, अब
1920 में जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था उसको संयुक्त प्रांत में यानी कि अपने उत्तर प्रदेश में चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और जब ये आंदोलन चल रहा था उस समय ये युवा अवस्था में ही थे तुम्हारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन हुआ क्या, एक्चुअली में जो नहीं होना था वही हो गया। गांधी जो थे वो अहिंसा के पथ पर चल रहे थे, लेकिन कुछ कारणवश की वजह से गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहाँ जो लोग हैं वो असहयोग आंदोलन के खिलाफ मोर्चा असहयोग आंदोलन के समर्थन में मोर्चा निकाल रहे थे। तभी वहाँ की पुलिस वालों ने निहत्थे लोगों पर लाठियाँ बरसानी शुरू कर दी। इससे जो भीड़ थी वो उसमें आक्रोश की भावना उत्पन्न हो गई और उन्होंने क्या कर दिया, पूरी जेल में आग लगा दी और इससे कम से कम 20-30 लोगों की क्या हो जाती है, 20-30 पुलिस वालों की इसमें जलकर मौत हो जाती है। गांधी जी को ये बात पता चलती है और गांधी जी क्या करते हैं, इस आंदोलन को बंद करने का विचार कर लेते हैं। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड होता है। ये कहाँ पर होता है, तो गोरखपुर में होता है। कहाँ पर होता है, गोरखपुर में होता है। और इसको कौन सा स्थान था, तो चौरा चौरी स्थान था। ये जो घटना होती इसी के बाद 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। अब सुनना, यहाँ से खेल ये हो गया कि जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया, इससे लोगों की विचारधारा दो पार्ट में बट गई। कांग्रेस दो पार्ट में नहीं बटी, कांग्रेस की विचारधारा जो है वो दो भागों में बट गई। एक जो थे वो गांधी जी के साथ बने रहना चाहते थे और एक वो थे जो कह रहे थे कि हम परिवर्तन करेंगे, यानी कि अपनी विचारधारा को उन्होंने बदल लिया। और कुछ जो थे वो अपरिवर्तनवादी थे। ठीक है, यहाँ जैसे मैंने लिख दिया है, यहाँ पर भी परिवर्तनवादी लिखा है, यहाँ पर अपरिवर्तनवादी होना चाहिए। एक तो परिवर्तनवादी थे और दूसरे अपरिवर्तनवादी थे। लेकिन उससे पहले 1922 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया तो कांग्रेस का वार्षिक आंदोलन गया जो बिहार में स्थित है वहां पर आयोजित किया जाता है और उसकी अध्यक्षता करते हैं चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जो है वो ये कहते हैं कि गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए था, इसमें इतनी भीड़ जो है वो जुड़ गई थी, अब दोबारा हम भीड़ को कहाँ से लाएंगे। और उसके बाद लोगों में जो देश प्रेम की भावना उत्पन्न हुई थी उसको बार बार हम कहाँ से जगाते फिरेंगे। इन्होंने इस बात के पीछे बहस की और इसमें कांग्रेस की विचारधारा दो भागों में बट गई। पहले जो थे परिवर्तनवादी और दूसरे थे अपरिवर्तनवादी। परिवर्तनवादी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू शामिल हो गए और अपरिवर्तनवादी में वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तुम्हारे, सी गोपालाचारी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखना यहाँ पर खेला इससे हो गया कि एक तरफ बाप जो है परिवर्तनवादी की तरफ है और दूसरा जो बेटा है वो अपरिवर्तनवादी की तरफ है। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू खुला सपोर्ट कर रहे थे महात्मा गांधी का और मोतीलाल नेहरू सपोर्ट की बजाय क्या कर रहे थे, उनके विपरीत थे। अब हुआ क्या कि चित्तरंजन दास की जब इस बात को अस्वीकार कर दिया गया तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने एक अलग पार्टी बना ली। उसका नाम आपको याद रखना है, उसका नाम था स्वराज पार्टी रखा गया। ठीक है, और इस स्वराज पार्टी की स्थापना जो है वो 1930 में की जाती है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा गांधी जी ने जब इस आंदोलन को बंद कर दिया था तो इन लोगों को इस बात से सहमति थी। अच्छा, अब आगे क्या होता है, आगे ये होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने पिता का साथ ना दिया और इस बात से महात्मा गांधी को इतना खुशी मिली कि इन्होंने सोचा कि अगर ये लड़का राजनीति में आएगा तो ये लोकतंत्र को बचाएगा। यानी कि इसका बाप हो चाहे बेटा हो चाहे बहन हो, ये उनकी तरफ ना जाकर के ये देश की तरफ जाएगा। महात्मा गांधी ने अपना अगला उत्तराधिकारी जो है वो मन ही मन नेहरू को मान लेते हैं यहाँ से। अच्छा, यहीं से गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को
अपना उत्तराधिकारी क्या कर लिया था, मान लिया था। इसके बाद 1927 में साइमन कमीशन भारत आता है। ठीक है, साइमन कमीशन का गठन एक्चुअली में 1927 में हुआ और साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। और जब ये भारत आता है तो भारत के लोगों के द्वारा साइमन गो बैक के नारे दिए गए। जब यही कार्यकाल चल रहा था उसी समय साइमन गो बैक के नारे दिए गए और 1928 में ही नेहरू कमेटी का गठन किया जाता है। एक्चुअली में कहानी ये चल रही थी कि जब साइमन कमीशन आता है भारत में तो भारत वाले उसका विरोध करते हैं। तो साइमन कमीशन की तरफ से ये कहा जाता है कि अगर तुमको हमारी रिपोर्ट पे भरोसा नहीं तो एक तुम क्या करो, तुम खुद रिपोर्ट बना के दिखा दो भला। अच्छा, भारत के लोगों के पास दिमाग तो था ही बहुत, तो ये जिम्मेदारी दी जाती है मोतीलाल नेहरू को। मोतीलाल नेहरू से कहा जाता है कि तुम एक अपनी रिपोर्ट बनाओ और मोतीलाल नेहरू 1928 में अपनी रिपोर्ट को क्या कर देते हैं, जारी कर देते हैं। इस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसको जवाहरलाल नेहरू ने नहीं बनाया था, जवाहरलाल नेहरू के पिता जो थे वो मोतीलाल नेहरू ने इस रिपोर्ट को क्या किया था, बनाया गया था। मोतीलाल नेहरू उस समय विश्व प्रसिद्ध वकील थे, जाने माने शख्सियत थे वकीलों में। लेकिन हुआ क्या, इस रिपोर्ट में क्या किया, इस रिपोर्ट का पहला बिंदु ही भारत को डोमिनियन राष्ट्र घोषित करने को किया गया था। डोमिनियन राष्ट्र का मतलब होता है कि सत्ता जो है उनके ही हाथ में रहेगी और हमें क्या कर दी जाए, हमें जो है स्वतंत्रता घोषित कर दिया जाए, हमें स्वतंत्र घोषित कर दिया जाए और सत्ता आप लोग ही संभालो, राज आप लोग ही करोगे। ठीक है, राजपाट आप लोग ही करोगे, बस स्वतंत्र हमें कर दिया जाए। अच्छा, लेकिन ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू और जितने बाकी जो नेता थे कांग्रेस के, इन्होंने इस बात को अस्वीकार कर दिया कि हमें डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं, हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। पूर्ण स्वराज्य का मतलब होगा कि हमें पूरी तरह से आज़ादी चाहिए, हमारा शासन भी होगा और आज़ादी भी हमारी होगी। अच्छा, मोतीलाल का विरोध डोमिनियन स्टेट को लेकर के पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि हम डोमिनियन स्टेट की बात ना करके पूर्ण स्वराज्य की बात करें, पूर्ण स्वराज्य की बात करें, क्योंकि डोमिनियन स्टेट में फिर से वही बात आ जाएगी ना, शासन तो पहले ही कर रहे थे ना, तो क्या रह गया फिर, काहे की स्वतंत्रता हमें। अच्छा, यहीं से जब मोतीलाल नेहरू का खुद बेटे ने विरोध कर दिया तो मोतीलाल नेहरू को बहुत ही सदमा लगा और इन्होंने क्या कर दिया, राजनीति से संन्यास ले लिया। इसके बाद ये कभी राजनीति में नहीं आए। इसके बाद जो 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन था उसको लाहौर में आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता अब पंडित जवाहरलाल नेहरू करेंगे। अब देखना, वहाँ से अब ये यहाँ से महान नेता बन के उभरेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ से महान नेता बन के उभरेंगे क्योंकि 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया, इसकी अध्यक्षता किसने की, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। और इसी अधिवेशन में भारत ने पहली बार पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया। पूर्ण स्वराज्य का नारा कब दिया गया, तो 1929 में दिया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के दिया गया। अधिवेशन था लाहौर अधिवेशन। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि पूर्ण स्वराज्य का नारा किस कांग्रेस के अधिवेशन में दिया गया था, तो कांग्रेस का अधिवेशन था 1929 का और कहाँ पर आयोजित किया जा रहा था, तो लाहौर में आयोजित किया जा रहा था। अच्छा, इसके बाद की बात करेंगे तो 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, देखो 1929 में पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 26 जनवरी की डेट घोषित कर दी जाती है और 1930 से भारत ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया। यानी कि 1930 में भारत ने पहली बार अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया और डेट थी वो 26 जनवरी। इसीलिए 26 जनवरी को ही भारत का गणतंत्र दिवस लागू किया गया था, क्योंकि जो वो डेट चली आ रही थी 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के कारण वही डेट को हम लोगों ने अपनाया और 26 जनवरी को भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बन गया।
अच्छा, 1930 में भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है और आप लोग जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों शुरू किया गया था। इसको नमक कानून जो था, कांग्रेसों ने नमक पर कानून लगा दिए थे, टैक्स बढ़ा दिया था, तो गांधी जी जो थे उन्होंने खुद नमक बनाकर इस कानून को तोड़ दिया। यानी कि साबरमती आश्रम से लेकर गुजरात के दांडी तक यात्रा चलती है, 370 किलोमीटर की यात्रा चलती है। 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक ये इतने दिन तक यात्रा को चलते हैं, 370 किलोमीटर की यात्रा चलती है। और इसके बाद दांडी पहुंचकर नमक बनाकर महात्मा गांधी जी क्या कर देते हैं, इस आंदोलन को ख़त्म करते हैं। इसके बाद अगर बात करेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू को 3 बार कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पहली बार आपको पता है 1929 में, दूसरी बार 1936 में और तीसरी बार 1937 में। अब देखो 1929 के बाद 2 बार लगातार 1936 और 1937 में, इसके बाद 1937 के बाद 1938 का हरिपुरा अधिवेशन आता है और इसकी अध्यक्षता करते हैं सुभाष चंद्र बोस। 1939 में इसको फिर से अध्यक्षता करनी थी सुभाष चंद्र बोस को, लेकिन किसी कारणवश से सुभाष चंद्र बोस को हटा दिया जाता है और उसकी अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यही क्वेश्चन यूपी पेट में पूछा गया अभी 2022 वाले एग्जाम में कि 1939 का जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई। 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है। अच्छा, 1937 में प्रांतीय चुनाव होते हैं। प्रांतीय चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा गांव-गांव, राज्य दौरा किया जाता है और वहां पर उस दौरे में पूरी जनता इनके साथ जुड़ जाती है। और जब चुनाव हुए तो 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में पूरी तरह से पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समर्थन में इतना ज़्यादा वोट पड़ता है कि 8 प्रांतों में पूर्ण रूप से कांग्रेस की सरकार बन जाती है। 3 प्रांतों की बात करेंगे तो 2 प्रांतों में मुस्लिम लीग और 1 प्रांत में गठबंधन की सरकार बनती है। अच्छा, मुस्लिम लीग जो थी वो इस हार का बदला लेने के लिए उसने क्या कर दिया, 1937 में ही पहली बार द्विराष्ट्र की मांग कर दी। द्विराष्ट्र का मतलब होता है कि भारत के साथ साथ भारत का टुकड़ा होगा और उसमें जितने भी मुस्लिम होंगे वो बसेंगे। अब देखो, मोहम्मद अली जो जिन्ना था वो बहुत बड़ा देशभक्त था, लेकिन जैसे ही मुस्लिम लीग की हार होती है 1937 में ये द्विराष्ट्र की मांग कर देता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है और नेहरू की इसमें अहम भूमिका थी। हालांकि जब ये आंदोलन शुरू होता है इसके आधी रात को 8 अगस्त को शुरुआत होती है इसकी, और 8 अगस्त 1942 की आधी रात को ही बड़े बड़े नेताओं के द्वारा अंग्रेजों को क्या कर लिया जाता है, बंदी बना के डाल दिया जाता है। लेकिन महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में कहा था कि हर एक व्यक्ति अपना नेता स्वयं होगा। इसीलिए ये आंदोलन ने इतना जोर पकड़ी कि बिना किसी नेता के भी ये आंदोलन पूरी तरह से सफल रहा। 1946 में अंतरिम सरकार बनती है और इसके उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं तुम्हारे नेहरू को, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को, और 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे और 1964 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अच्छा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिकाएं क्या क्या थी। हमने कहा था हम भूमिकाएं भी पढ़ेंगे और इनकी आलोचनाएं भी करेंगे, क्योंकि कोई जो नेता होता है अगर वो बड़े पद पर जाएगा तो उसके समर्थन के साथ साथ उसकी उतनी ही बुराइयां भी होती है। जैसे आजकल मोदी जी कह दिया, अब नाम मोदी जी है तो क्या कर सकते हैं, मोदी जी, जैसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो हैं ये एक बड़े पद पर हैं और सबसे लोग भारत में आज तक कभी ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं बना जिसके इतने सपोर्टर होंगे जितना मोदी जी के हैं। लेकिन जितना बड़े पद पर रहोगे आप उतनी आलोचनाएं भी होंगी। मोदी जी की आलोचनाएं तो बहुत होती हैं, इसीलिए कहते हैं आप जितना ऊंचे तक चले जाओगे आलोचनाएं भी उतनी ज़्यादा होंगी, तो आलोचनाओं से घबराना नहीं है आपको। अच्छा, पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिकाएं क्या क्या थी, तो उन भूमिकाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय आंदोलन में पंडित
जवाहरलाल नेहरू ने अहम भूमिका निभाई, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अहम भूमिका निभाई और उन्हें 1929, 1936 और 1937 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। भारत की विदेश नीति को मजबूत करने का श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। इन्होंने गुटनिरपेक्ष का सिद्धांत दिया था और आपने एक सुना होगा नैम संगठन की जो नींव है वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो साम्राज्यवाद के विरोधी थे, साम्राज्यवाद का मतलब होता था कि जो राजा होता था बिना जनता के द्वारा इलेक्ट किए ही जो जनता पर शासन करता था उसको राजा कहते थे। और इस बात के पंडित जवाहरलाल नेहरू कट्टर विरोधी थे और उन्होंने कहा था कि जनता के द्वारा चुना गया व्यक्ति ही जनता पर शासन करना चाहिए, इसीलिए साम्राज्यवाद के विरोधी नेता थे। और दूसरी बात, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो उपनिवेशवाद के भी बहुत विरोधी थे। जब भारत आज़ाद हुआ तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए कि जिनके ऊपर जो लोग उपनिवेश स्थापित किए हुए थे उनको भी आज़ाद करने की बात ये यूएनओ तक ले जाते हैं। इसलिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि उपनिवेशवाद के भी क्या थे, विरोधी थे। भारत में समाजवाद का उदय जो है वो इन्हीं के कार्यकाल में होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवादी अर्थव्यवस्था को भी कहाँ से अपनाते हैं, रूस से अपनाते हैं। तो ये समाजवाद का नया जो रूप था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में ही आया। इन्होंने कहा था कि समाज जो है, समाज को स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए, समाज को जिस समाज के ऊपर जो शासन करना चाहिए वो समाज के द्वारा ही चुना हुआ व्यक्ति करना चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो इनकी पंडित जवाहरलाल नेहरू को और कौन कौन सी भूमिकाएं थी, तो विरोधी कैबिनेट को भी शामिल किया इन्होंने, यानी कि विरोधियों को भी अपनी कैबिनेट में शामिल किया। आपको पता है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इन दोनों में कभी पटरी नहीं खाती थी। ये लोग आपस में कभी भी मेल भाव से नहीं रहते थे, लेकिन फिर भी डॉक्टर अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्योंकि जब कानून बनाया जा रहा था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से पूछा गया कि अब कानून मंत्री किसे बनाया जाए, तो इन्होंने कहा कि भीमराव अंबेडकर के जैसा भारत में कोई कानून का ज्ञाता नहीं हो सकता है, इसलिए कानून बनाने की जिम्मेदारी हम सौंपेंगे भीमराव अंबेडकर को। हालांकि इन दोनों में कभी पटरी नहीं खाती थी, चाहते तो भीमराव अंबेडकर को इसमें शामिल ना कर सकते थे। इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने बहुत सारे, जैसे एम्स हो गया, IIT हो गया, यहाँ पे IIT ठीक है, फिर IIM, NITS, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का क्या किया, शुरू किया। उनमें से जैसे भाखड़ा नागल परियोजना, ये नदी घाटी परियोजना थी। भाखड़ा और नागल दो अलग अलग बांध थी, ठीक है। भाखड़ा जो था वो हिमाचल प्रदेश में था और नागल जो था वो पंजाब में था। सतलुज नदी पर ये बना हुआ है। इसके बाद हीराकुंडा की अगर बात करेंगे तो महानदी पर बना हुआ है और दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है वो दामोदर घाटी पर बनी हुई है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, परियोजना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में शुरू किया था। इन परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या किया था, शुरू किया था। और इन नदी घाटी परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का मंदिर भी कहा था। अच्छा, इसके बाद की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से क्या क्या हो सकता है, और हम लोग बात करेंगे यहाँ से पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिकाएं और क्या क्या हो जाएंगी यहाँ से। तो देश को, जैसे उस समय का अखबार जो था 22 अक्टूबर 1963 का, कि देश को मिला भाखड़ा नागल बांध, यानी कि भाखड़ा अलग बांध था और नागल अलग बांध था। डैम का कार्य जो था वो पूरा 12 साल में पूरा किया गया और इसे अमेरिका के इंजीनियरों के द्वारा बनाया गया था। भाखड़ा नागल दो अलग अलग बांध, एक हिमाचल प्रदेश में तो दूसरा कहाँ है, पंजाब में। ये मैंने आपको बता दिया। ये उस समय का पेपर जो था जब 1963 में इसका क्या किया गया था, पूरी तरह इसको शुरू कर दिया गया था। 22 अक्टूबर 1963 को ये खुल गया था। इसके बाद अगर बात करेंगे तो ये तुम्हारा भाखड़ा नागल बांध जो है। इसके बाद अगर हम लोग करेंगे तो हीराकुंड बांध जो बांध था वो उड़ीसा नदी पर निर्मित है।
यह संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। 1957 में महानदी पर निर्मित यह बांध संसार का सबसे बड़ा एवं लंबा बांध है। विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध है। इसकी कुल लंबाई जो है वो 25.8 किलोमीटर है। इस बांध के पीछे एक विशाल जलाशय है जिसे एशिया का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कहा जाता है। इसकी ऊंचाई की अगर बात करोगे तो 61 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसको खोला गया था 13 जनवरी 1957 को। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ से, तो इसके बाद एक और हो जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू की आलोचनाएं। ठीक है, तो आलोचनाओं को अगर हम लोग शामिल करेंगे तो पहली आलोचना, इनकी सबसे बड़ी जो भूल थी, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं कि इनकी सबसे बड़ी गलती थी कि इन्होंने कश्मीर की समस्या को इतना ज़्यादा महत्व दिया। राजा हरि सिंह के समझौते के बाद भी ये संयुक्त राष्ट्र चले गए और अपना जो निजी मामला था इसको पूरे विश्व में उठाने की क्या ज़रूरत थी। इसके बाद जब राजा हरि सिंह ने समझौता कर ही दिया था तो सैनिकों को कार्रवाई करने का मौका दे दिया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और परिणाम क्या हुआ? पीओके का गठन हो गया, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर जो है वो यहीं से 1948 में बन जाता है। इसके बाद और क्या हुआ कि अलग संविधान भी इसको बनाने का दर्जा दे दिया गया। दूसरा क्या होता है कि चीन के साथ पंचशील समझौते करना। चीन के साथ पंचशील समझौते करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन भारत ने चीन के साथ पंचशील समझौता किया। इस उद्देश्य से किया कि भारत जो है वो चीन और चीन भारत के साथ सख्त रवैया नहीं अपनाएंगे। लेकिन हुआ क्या? इसके विपरीत हुआ। चीन ने क्या किया? बिना चेतावनी दिए ही 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया और भारत का एक पूरा LAC वाला पार्ट पूरा क्या कर लिया? भारत से छीन लिया। अगर दूसरी हम लोग बात करेंगे, 19 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये पंचशील समझौते कौन कौन से थे? तो पहला जो था वो एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे, लेकिन चीन ने नहीं किया। एक दूसरे के भूभाग पर आक्रमण नहीं करेंगे और चीन ने बिल्कुल इसका जस्ट विपरीत किया और भारत पर 1962 में ही हमला कर दिया। इसके बाद एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और इसका जस्ट अपोजिट किया चीन जो है वो पाकिस्तान के साथ मिल करके योजनाएं बनाया और 1962 में चीन ने आक्रमण किया और 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया। इसके बाद समानता की स्थल को स्वीकार करते हुए पारस्परिक लाभ के लिए प्रयास करेंगे। इसने सिर्फ हमेशा चीन ने अपना लाभ सोचा और चीन आज विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और भारत जो है अभी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में है। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बनाए रखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसने शांति की बजाय भारत में अशांति देना उचित समझा था। यही नेहरू जी की बड़ी गलती थी कि उन्होंने चीन के साथ पंचशील समझौता किया और अगर पंचशील समझौता ना करते तो शायद बॉर्डर के पास भारतीय सेना जो है वो हमेशा तैनात रहती, जैसे पाकिस्तान के साथ खड़ी रहती थी। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा ना देने से अच्छा था कि चीन के साथ सख्त रवैया अपनाया जाता। दूसरा यहाँ से क्या थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो परिवारवाद और भतीजावाद का समर्थन किया। इन्होंने इस बात को लेकर भी इनकी बहुत आलोचना की जाती है। इंदिरा गांधी को अपने कार्यकाल के दौरान ही राजनीति में उतार देते हैं। और दूसरा था कि कहते हैं कि माउंटबेटन की जो पत्नी थी उसका नाम एडवीना था। उसके साथ जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, भारत के प्रधानमंत्री थे, इनका लव अफेयर का होना तो ये भी एक बड़ी गलती थी, या फिर गलती कह सकते हैं, या फिर इनका आंतरिक मामला कह सकते हैं। हम इनके आंतरिक मामलों को उजागर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जितने बड़े पद पर होते हैं तो उसकी मर्यादा को आपको पालन करना होता है। आंतरिक मामला है उसको हम बात समझते हैं, लेकिन आप इतने बड़े पद पर रह करके आप ऐसे खुल्लम खुल्ला कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और उस समय की जनता को पूरा पता था कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो माउंटबेटन की पत्नी एडवीना के साथ लव अफेयर में थे। शारीरिक संबंधों का जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया गया है, ना मैंने अपने इस वक्तव्य में किया है। ठीक है, क्योंकि ये जो बात है ये माउंटबेटन की खुद बेटी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, उसमें खुद ये स्वीकार किया गया है कि PT नेहरू के जो संबंध थे उनकी मम्मी के साथ थे लव अफेयर के।
इसके बाद अगर हम लोग बात करें एक नज़र में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करेंगे तो ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात भारतीय राजनीतिक में केंद्रीय व्यक्तित्व थे। जन्म की तारीख अगर हम लोग बात करेंगे तो 14 नवंबर 1889 को जन्म प्रयागराज में हुआ था। प्रयागराज में आज प्रयाग है, इसको पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। मृत्यु की जगह की अगर बात करोगे तो 27 मई 1964 को नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हो जाती है। इन संगठनों की स्थापना इन्होंने की गुट निरपेक्ष की। इनकी पत्नी का नाम था कमला नेहरू। विवाह 1916 में हुआ था और 1936 तक ये साथ रहे। बच्चे इंदिरा गांधी इनकी बच्ची का नाम था, इनके बेटे नहीं थे। और माता पिता का नाम था मोतीलाल नेहरू और स्वरूप रानी। ठीक है, तो ये था इनके बारे में पूरी की पूरी जानकारी और मैंने इनका फिगर भी लगा दिया है आपको। तो फोटो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व रहा। मैंने इनकी आलोचनाओं के बारे में भी डिस्कस कर लिया, इनके जितने भी उपलब्धियां थी उनको भी डिस्कस कर लिया और इसका पूरा का पूरा विवरण मैंने यहाँ पर आपको दे दिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।